करते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। सो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वी कॉल्ड इट बॉइलिंग पॉइंट, वी कॉल्ड इट बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। सो गाइस हम लोगों को क्या क्या पता है, हम लोगों को पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास मतलब अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। इट मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उस कंपाउंड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। और क्या पता है आपको? आपको एक और चीज पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मींस अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा गाइस? ज्यादा। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज मानिए अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा ज्यादा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं बोलूं कि बताइए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या फिर प्रोपाइल अल्कोहल का, CH3, CH2, CH2, OH, वी कॉल्ड इट प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो आप क्या कहेंगे गाइस? आप सीधा कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? प्रोपाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर आप देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इथाइल अल्कोहल के मास से, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है इथाइल अल्कोहल से, और इसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो मैंने क्या बोला? अगर आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? ज्यादा, इसका सरफेस एरिया भी क्या है? ज्यादा, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? ज्यादा। इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। चलिए एक और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव OH एंड वी हैव CH3, CH2, CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। सो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस वाले कंपाउंड का, जिसे हम लोग कहेंगे बुटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? बुटाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ज्यादा, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा। और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम, सरफेस एरिया सबसे कम, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका गाइस? सबसे कम होगा। तो चलिए गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। चलिए मूव करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। सो गाइस अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है गाइस? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, या फिर अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या सा बॉन्ड रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो गाइस अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो याद रखिएगा एसोसिएशन ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा। और अगर एसोसिएशन ज्यादा हुआ, अगर एसोसिएशन ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो एसोसिएशन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं कहता हूं वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। और हमारे पास है CH2OH, वी हैव CH2OH, इसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो आप कहेंगे इथाइलिन
ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है। इट मींस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे गाइस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे O और H एक ही है, इट मींस यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके वजह से जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा एसोसिएशन, जितना ज्यादा एसोसिएशन उतना ज्यादा उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। मेरे पास है इथाइल अल्कोहल, और अगर मैं पूछूं कि बताइए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर इथेन का? इथेन क्या होता है? CH3 एंड CH3। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंपल तौर पे कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 1 है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा एसोसिएशन, जितना ज्यादा एसोसिएशन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 0 है, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है OH, मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पे? इथाइल अल्कोहल, वी हैव इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं दूसरे कंपाउंड को यहाँ पे लूं तो मैंने कहा मेरे पास है CH3, मेरे पास है O, मेरे पास है CH3, वी कॉल इट मिथॉक्सीमीथेन। हम इसे क्या कहते हैं? मिथॉक्सीमीथेन। तो गाइस अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप साफ साफ कहेंगे कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो बना रहा है, यहाँ पे नहीं बना रहा है। गाइस अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ढंग से देखते हैं तो ये CH3 कुछ इस तरीके से, ये है CH3, बीच में है ऑक्सीजन एंड वी हैव CH3। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो हमारा सेंटर वाला ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन के साथ। और कार्बन मैंने कहा अगर आप मिथॉक्सीमीथेन को ढंग से देखेंगे गाइस, तो मिथॉक्सीमीथेन में आपका जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। सो गाइस यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे? इथाइल अल्कोहल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे एसोसिएशन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का। और मिथॉक्सीमीथेन में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ, इट मींस यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ ही नहीं तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा? वीक होगा गाइस। तो आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अल्कोहल की, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, और आपको ध्यान रखना है गाइस कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे ये भी डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इथाइल अल्कोहल के केस में या फिर इथेन के केस में, तो आप क्या कहेंगे किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी? यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, इथाइल अल्कोहल, एंड वी हैव CH2OH एंड वी हैव CH2OH। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इन दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, तो आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी इथाइलिन ग्लाइकॉल की ज्यादा है। वी कॉल इट इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल में 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी गाइस। सो गाइस ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में। आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। सो गाइस बेसिकली जो अल्कोहल होता है वो टू टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है, जो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा बेसिकली अल्कोहल शोज टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से पहली जो हमारे पास है उसे हम लोग कहते हैं, जब हम क्लीवेज करेंगे, क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड, क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड। सो जो यहाँ पे पहली केमिकल रिएक्शन वाली प्रॉपर्टी बन रही है वो ये है कि जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे ब्रेक करेंगे। किस तरीके से ब्रेक होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, जैसे CH3, वी हैव O, वी हैव H, हमारे पास है मिथेनॉल। तो अगर मिथेनॉल में मैं O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी, क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड। एंड जो सेकंड केमिकल है प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वो है क्लीवेज बिटवीन
CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। जब हम C और O के बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे या ब्रेक करेंगे। अब ये कंडीशन कब बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अल्कोहल CH3 अटैच विद OH, तो जब हम कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे गाइस, तो ये बनेगी हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन जो डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस। अब याद में रखने वाली बात क्या है, याद में रखने वाली बात ये है कि आपका जो अल्कोहल होता है, आपका जो अल्कोहल होता है वो गाइस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है एज वेल एज वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफाइल की, तो आपने सुना होगा न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है नेगेटिव। इट मींस न्यूक्लियोफाइल का चार्ज यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा गाइस। सो गाइस होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दो कंडीशन यहां पे बनती है, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारी न्यूट्रल भी होते हैं गाइस। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन को डोनर कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होते हैं, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। जैसे आपने अमोनिया को देखा होगा, अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, न्यूक्लियोफाइल की होती है। जैसे आपने वाटर को देखा होगा H2O, आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं दो। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा बात करते हैं गाइस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी होते हैं और गाइस ये न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, न्यूट्रल का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा जब हम रीमन टीमन रिएक्शन करते हैं तो रीमन टीमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है व्हिच वी कॉल कार्बीन, व्हिच वी कॉल कार्बीन, आपने देखा होगा इस तरीके से डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमने क्या चीज सीखा गाइस, एक बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल बेसिकली दो टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है जो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। पहली केमिकल रिएक्शन है जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, दूसरा है जब हम C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि अल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कौन प्यार करता है, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसे Nu नेगेटिव से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो डोनर करेंगे, वही तो डोनेट करेंगे। जैसे अमोनिया, अमोनिया के पास होगा लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, देगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ऐसी वाटर, वाटर के बाद दो लोन पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये डोनेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव से कौन प्यार करता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। अगर न्यूट्रल की बात करो तो न्यूट्रल का बेस्ट एग्जांपल है जब आपने रीमन टीमन रिएक्शन देखी होगी, वहां पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया होगा, तो जो आपको इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल वहां पे मिला था गाइस, वो था कार्बीन, जिसे हम कहते थे डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि किस कंडीशन में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और किस कंडीशन में आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। गाइस अगर मैं बात करता हूं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड की, अगर हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3, वी हैव O एंड वी हैव H गाइस, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंस होते हैं। तो अगर मैं इसे किसी कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं, अगर इस अल्कोहल को मैं किसी कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा कार्बोकेटायन। तो अगर मैं अल्कोहल को कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं गाइस, तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, प्रोटॉन।
और आपको पता है कि जब एल्कोहल O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है तो वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। हाइड्रोजन को लिबरेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है और प्रोटॉन का निकलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका एल्कोहल है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। क्या नेचर है गाइस, एसिडिक नेचर। आपको पता है जो H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिडिक नेचर का होता है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपने देखा कि जब हम किसी एल्कोहल को कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, और जो H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक। अब जैसे ही ये H देगा गाइस तो देखिए हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दे चुका है इसलिए उसे पॉजिटिव चार्ज करेंगे। इट मींस यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और ये जो कार्बोकेटाइन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट मींस ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो गाइस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और जैसे इस कार्बन को देगा आप देखेंगे जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा CH3, ये हो गया आपका ऑक्सीजन और इसके पास कौन आके जुड़ गया, ये कार्बन आके इस तरीके से जुड़ गया। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि अगर किसी एल्कोहल को मैं कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो जैसे O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा और जब H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड किस नेचर का रहा होगा, एसिडिक नेचर का रहा होगा। दूसरी चीज, जैसे इसने ये H पॉजिटिव आयन को लिबरेट किया, निकाला, रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है और इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसका चौथा बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करेगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास है लोन पेयर और जिसके पास लोन पेयर होता है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है इट मींस वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा गाइस। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव से प्यार करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल गाइस। तो जब आप एल्कोहल के O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ोगे इट मींस तब आपका एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, अगर हम CO बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, ब्रेक करते हैं तो ये बिहेव करता है गाइस इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, जैसे वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव H, वी हैव H एंड ऑक्सीजन कैरियर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है गाइस हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल और इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसी हेलोजन के साथ, लाइक Br नेगेटिव के साथ अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कंडीशन कैसे बनेगा, आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो ये क्या कहलाता है, लेस स्टेबल। क्या कहलाता है, लेस स्टेबल। एक और बार, जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के ऊपर आता है तो वो कंपाउंड कहलाता है लेस स्टेबल। अब लेस स्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपको पता है वाटर आपका क्या हो गया, अलग, और वाटर अलग हो जाएगा तो बैक साइड से कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां से वाटर बाहर जाएगा, ये ब्रोमीन यहां से क्या करेगा, अटैक करेगा और अटैक करने के बाद कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा व्हिच इज CH3, CH2 और OH। सो गाइस आप यहां पे अगर देखे होंगे कि जब आपने C और O के बीच का बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ इस कार्बन की तरफ। सही कह रहा हूं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से प्यार किसने किया, नेगेटिव चार्ज कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से प्यार किसने किया, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल ने गाइस। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपका एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जैसे ब्रोमीन अट्रैक्ट हुआ इस कार्बन की तरफ गाइस। तो हम ये कहेंगे कि जब आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, क्या बोला मैंने, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, आपका जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। सो आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और जब हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह।
सो आई होप गाइस आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं और बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है एसिडिक। सो गाइस कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होता है जब वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, लिबरेट करता है, जिसे हम प्रोटॉन को जो भी लिबरेट करेगा वी कॉल इट कि उसका नेचर है एसिडिक। अब ये एसिडिक नेचर अल्कोहल पे कब आता है, ये तब आता है जब हम क्लीवेज करते हैं, बिटवीन OH बॉन्ड को। जब हम अल्कोहल के O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्कोहल का कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O, वी हैव H। सो गाइस अगर मैं इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन रिलीज हो गया, ये हो गया प्रोटॉन रिलीज, और हमें क्या मिला, हमें मिला CH3, हमें मिला ऑक्सीजन, और उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो अल्कोहल में, ये जो अल्कोहल है इसने H पॉजिटिव आयन लिबरेट किया, इट मींस अल्कोहल का यहाँ पे कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। और ये एसिडिक नेचर तब आएगा जब आप O और H के बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे गाइस। तो हमें मिल गया यहाँ पे प्रोटॉन, और हमें ये जो मिला, ये जो आयन मिला गाइस, इसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है क्योंकि वो प्रोटॉन को लिबरेट करता है, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन गाइस। तो हमें इतना पता चल गया कि अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है वो किसके वजह से होता है, व्हेन देयर इज अ क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड गाइस। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O, वी हैव H। तो गाइस अगर आप अल्कोहल को देखते हैं तो अल्कोहल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कैरी अ नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, कैरी अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इट मींस अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का नेचर कैसा होता है गाइस, अल्कोहल का नेचर होता है पोलर नेचर। कैसा नेचर होता है, पोलर नेचर होता है गाइस। अब पोलर नेचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पोलैरिटी डेवलप हो गई गाइस। अब पोलैरिटी का मतलब क्या है उसे समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी ये H पॉजिटिव आयन यहां से क्या होगा, लिबरेट होगा, और जितने जल्दी H पॉजिटिव आयन लिबरेट होगा उतना जल्दी वो कंपाउंड क्या बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। एक और बार बोल रहा हूं, मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी ये H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, जितने जल्दी ये बाहर निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उस अल्कोहल का क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। इट मींस अगर मैं यहां पे बात करता हूं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की, तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। किस पे, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। अब पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड का मतलब यह है कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, पोलैरिटी जितनी ज्यादा का मतलब जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, जितने जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो याद रखिएगा OH बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा, उतने जल्दी प्रोटॉन बाहर निकलेगा, जितने जल्दी प्रोटॉन बाहर निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने बोला कि एसिडिक का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपाउंड अपना H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, प्रोटॉन को लिबरेट करता है। अब ये एसिडिक नेचर अल्कोहल का कब होता है, जब हम क्लीवेज करते हैं OH के बॉन्ड को। तो यहाँ पे मैंने OH के बॉन्ड को क्लीवेज किया तो हमें क्या मिला, प्रोटॉन मिला, जिसके वजह से अल्कोहल का एसिडिक नेचर हुआ। और क्या दिया उसने, और हमें दिया उसने एल्कोक्साइड आयन। अब अगर हम अल्कोहल को ढंग से देखते हैं तो अल्कोहल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, तो कैरी अ नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इट मींस उसका पोलर नेचर है। अब ये जो पोलैरिटी है इन दोनों के बीच की जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल का। ये कैसे होगा, देखिए अगर पोलैरिटी ज्यादा हुई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फटाफट खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या होगा, फटाफट से बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतने जल्दी ये OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जितने जल्दी बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है गाइस। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और आगे बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एसिडिक नेचर होता है अल्कोहल का, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, उतने जल्दी प्रोटॉन बाहर जाएगा।
अब गाइस सेकंड पॉइंट ये है कि जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की, पोलैरिटी जो होती है ऑफ OH बॉन्ड, वो किस पे डिपेंड करता है या वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गाइस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होते हैं जिनका प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है गाइस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हैविंग अ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब होते कौन कौन है? ये होते हैं गाइस जैसे मिथाइल, जैसे आपका मिथाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जैसे आपका इथाइल, जैसे आपका प्रोपाइल, जैसे आपका मिथॉक्सी, ये कहलाता है गाइस मिथॉक्सी, जैसे आपका इथॉक्सी C2H5 इथॉक्सी। सो गाइस अगर ये वाले ग्रुप किसी के साथ भी जुड़े होंगे तो उनका क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगी? पोलैरिटी। ये आपको ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला? पोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जिनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है गाइस कि जो पोलैरिटी होती है, जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप के, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है। विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कौन कौन होते हैं गाइस? ये होते हैं जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा। तो फ्लोरीन हो गया, जैसे आपका क्लोरीन हो गया गाइस, जैसे ब्रोमीन हो गया, जैसे आपका आयोडीन हो गया। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, जैसे और भी होता है, जैसे आपका NO2 हो गया, जैसे आपका साइनाइड हो गया गाइस, जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया। ये सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपसे जुड़े होंगे उतना ज्यादा आपकी क्या होगी गाइस? पोलैरिटी। तो अगर इन तीनों फॉर्मूले को हम कंबाइन करके लिखे तो क्या लिखेंगे गाइस? हम ये लिखेंगे कि जो एसिडिक नेचर है अल्कोहल का, जो एसिडिक नेचर है अल्कोहल का, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड के, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड के। और पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के। सही कह रहा हूं? और ये सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो टोटल फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। अगर हम बात करेंगे तो हम इन चार पे बात करेंगे गाइस, इन चार पॉइंट्स को हम लोग हर जगह देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि एसिडिक नेचर जो होता है अल्कोहल का वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। मतलब ये OH बॉन्ड के बीच की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से उतने जल्दी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना मतलब पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। और ये जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की वो डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप के। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी। तो अगर किसी से ये वाले ग्रुप जुड़े तो समझ जाना पोलैरिटी क्या होगी? कम। पोलैरिटी कम तो एसिडिक नेचर कम। अब यहां पे पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई मतलब जैसा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा और एसिडिक नेचर ज्यादा। अब आते हैं फाइनल फॉर्मूले में। देखिए अगर मैं कहता हूं कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो प्लस आई ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो पोलैरिटी क्या होगी? कम होगी, और एसिडिक नेचर भी क्या होगा अल्कोहल का? कम होगा गाइस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिगार्डिंग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल से। सो गाइस अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, वी हैव CH3, we have CH, we have CH3 and we have OH, we have C, we have CH3, OH, CH3 and CH3। So guys अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस 1 में, 2 में और 3 में, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है गाइस? तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है यहाँ पे 1 का, देन किसका है 2 का, देन किसका है गाइस 3 का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस 3 वाले को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस आई ग्रुप है वो कितने? टोटल 3 है। आपको पता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सारे प्लस आई ग्रुप वाले होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस आई ग्रुप है वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होता है आपको पता है उतनी कम क्या होती है? पोलैरिटी होगी OH बॉन्ड की। जितनी कम पोलैरिटी होगी उतना कम उसका क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। इट मींस यहां से जब OH बॉन्ड टूटेगा तो H जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा और एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम।
बात करते हैं 1 वाले की, तो आप यहां देखेंगे कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं या प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं वो कम है। इसमें देखिए टोटल 3 है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 ही है। इट मींस यहाँ पे प्लस आई ग्रुप क्या है, कम, और प्लस आई ग्रुप अगर कम होंगे तो पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा गाइस। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव OH एंड वी हैव H2O। तो गाइस हमारे पास है पानी। सो अगर आप इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे पानी का एसिडिक नेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे अल्कोहल के पास जुड़ा है CH3 जिसका प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है गाइस। एसिडिक नेचर क्या होता है, कम। वहीं पे वाटर में देखिए कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इट मींस इसका एसिडिक नेचर क्या है, ज्यादा। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि अगर मैं अल्कोहल और वाटर की बात करूं तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, वाटर का। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर पानी से भी क्या होता है, कम होता है। अब एसिडिक नेचर कम होने की वजह से मतलब अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक तो होता है बट वो क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। और लेस एसिडिक होने की वजह से गाइस याद रखिएगा अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद, क्या बोला, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल का एसिडिक नेचर कम होने की वजह से वो ना तो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ना वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है गाइस। ऐसा क्यों? ड्यू टू लेस एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल गाइस अगर मेरे पास है CH3, वी हैव CH3 एंड वी हैव OH गाइस। ऐसे मेरे पास है वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव क्लोरीन, वी हैव OH एंड वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव क्लोरीन एंड वी हैव OH गाइस। अगर मैं इन तीनों में आपसे पूछूं कि बताइए पहले वाले का, दूसरे वाले का या तीसरे वाले में से किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है गाइस, तो यहाँ पे आंसर है 3 वाले का ज्यादा होगा, देन 2 वाले का, देन 1 वाले का। 1 वाले का सबसे कम क्यों है गाइस? 1 वाले का सबसे कम इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप 2 है, तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप क्या है, ज्यादा। इस वाले में देखिए गाइस इसमें एक ही प्लस आई ग्रुप है, इसमें भी एक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक में फ्लोरीन जुड़ा है, एक में क्लोरीन जुड़ा है। अब मैंने आपको लिखवाया है, अगर आप चेक करेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा, और पोलैरिटी अगर ज्यादा होगी तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। इट मींस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर फ्लोरीन का, देन क्लोरीन वाले का, और देन इस फर्स्ट वाले का गाइस। तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मूव करते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब गाइस ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम अल्कोहल क्या होता है, जिसके पास OH ग्रुप होता है, अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या तो ये बोलिए या फिर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। और ये किसकी फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करते हैं ईस्टर की गाइस। किसकी? ईस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक स्वीट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिसे परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन किस तरीके से होती है, रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव H, हमारे पास अल्कोहल है। इसको अगर मैं रिएक्ट कराता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से, वी हैव CH3, वी हैव C, डबल बॉन्ड O, वी हैव OH। तो मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल को मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। ये रिएक्शन गाइस रिवर्सिबल होती है, ये गाइस क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया जाता है वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है गाइस, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है वाटर को रिमूव करना। किसको रिमूव करना, तो ये क्या करेगा गाइस, वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो मैंने क्या बोला, हमने लिया अल्कोहल, उसको रिएक्ट कराया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट मींस ये वाटर को रिमूव करेगा गाइस। अब रिएक्शन कैसे होगी आपको पता, हम क्या कर रहे हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल का, यहां से H चला जाएगा, ये H किसके साथ जाएगा, इस OH के साथ, और यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा।
जैसे वाटर रिमूव होगा हमें क्या मिलेगा गाइस, आपको पता है ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा ईस्टर। जैसे CH3 वी हैव O, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई गाइस, ईस्टर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, जो एक स्वीट फ्रूटी स्मेल का कंपाउंड होता है जिसे परफ्यूम बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब गाइस होता क्या है कि जब आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो ईस्टर और वाटर बनेगा, और जैसे ही ईस्टर और वाटर बनता है गाइस इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो ये दोबारा रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की गाइस। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि जब हम अल्कोहल को डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैसे स्टेट की फॉर्मेशन होती है। सो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि जब हम अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जैसे पहला डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं एनहाइड्राइड ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव H। हमारे पास अल्कोहल है, उसे हम रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड में मैंने क्या लिया, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों को जोड़ दीजिए ऑक्सीजन से गाइस। बड़ा सिंपल है, इसे हम लोग कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है गाइस, ये होती है, ये भी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वाटर रिमूव करेगा। तो रिमूव कैसे होगा, पहले O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये टूटा। आपको पता हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। यहीं पे देखिए इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और इस कार्बन का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां से। क्लियर है। अब होगा क्या, इस पॉजिटिव के पास कौन आएगा, यहां से ये नेगेटिव वाला आएगा, सही कह रहा हूं, और इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पे हमें मिला CH3, वी हैव O, एंड ये O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ, तो वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। तो हमें यहां पे क्या मिला, ईस्टर। क्या मिला गाइस, ईस्टर। और हमें यहां पे क्या मिला, वी हैव CH3, वी हैव COO, और इसके पास कौन आया था, यहां से हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या मिला हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक एसिड की यहां पे फॉर्मेशन हो गई अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए एक और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कोहल को रिएक्ट कराता हूं एसिड क्लोराइड के साथ, तो गाइस मेरे पास है अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव H। अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड क्या होता है, CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O OH। तो गाइस ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड। अगर इसका मैं OH हटा के क्लोरीन जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन होती है। पायरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है, पायरिडिन का फॉर्मूला होता है C5H5N, और इनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। और आपको पता है जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक। तो यहाँ पे जो पायरिडिन है वो बेसिक नेचर का है। ये क्या करेगा गाइस, जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है बॉन्ड कहां से टूटेगा, O और H के बीच का बॉन्ड, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव और कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव क्लोरीन को ले जाएगा और एसिड की फॉर्मेशन करके रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, अब ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर। वी हैव CH3, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। तो गाइस यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई, ईस्टर की फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन यहां से ये आता है कि हमने यहां पे पायरिडिन लिया गाइस, पायरिडिन हमने इसलिए लिया, पायरिडिन क्या करता है गाइस, पायरिडिन जो होता है वो एक बेस है, और ये बेस क्या करेगा गाइस, ये जो बेस है आपका C5H5N, ये बेस क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो एसिड यहाँ पे रिमूव हुआ था इसके साथ रिएक्ट करके इसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा गाइस। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो पायरिडिन हम लोग लेते हैं वो एक बेस होता है जो HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है गाइस। तो ये थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो गाइस मूव करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्कली मेटल। रिएक्शन विद एल्कली मेटल। आपको पता है एल्कली मेटल क्या होते हैं, जैसे सोडियम आपका एल्कली मेटल होता है, पोटेशियम आपका एल्कली मेटल होता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस अगर मैं अल्कोहल को एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूं तो देखते हैं किस चीज की फॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक अल्कोहल, वी हैव CH3,
वी हैव O एंड वी हैव H गाइस। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं सोडियम के साथ, तो आपको पता है जब भी किसी कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इट मींस यहां से क्या होगा, OH बॉन्ड टूटेगा गाइस। OH बॉन्ड टूटेगा तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अब आपको पता है हाइड्रोजन तो एक गैस है जो किस फॉर्म में निकलती है, H2 फॉर्म में, लेकिन यहां पे तो हाइड्रोजन एक है, आगे क्या लेना पड़ेगा आपको 2। तो जैसे ही मैंने किसी कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया, उसने हाइड्रोजन गैस को क्या किया, लिबरेट किया, हाइड्रोजन चला गया। अब हाइड्रोजन जाएगा तो इसकी जगह कौन लेगा, सोडियम, और सोडियम पे कितने होने चाहिए हमारे पास, 2। तो जैसे ही सोडियम इसकी जगह लेगा तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव Na। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हो तो वहां पे एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी, एल्कोक्साइड। तो ये जो कंपाउंड बना इसे हम लोग कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। क्या कहते हैं गाइस, सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं, क्योंकि जैसे ही O और H का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी, एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसलिए जो हमें कंपाउंड मिला यहाँ पे वो क्या मिला, सोडियम मिथॉक्साइड। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH2, मैंने लिया O एंड मैंने लिया H। मैंने इसको रिएक्ट कराया पोटेशियम के साथ। और आपको पता है किसी भी कंपाउंड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये बन गया एल्कोक्साइड। ये वाला हाइड्रोजन यहां से लिबरेट होगा और कैसे जाएगा, H2 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, आगे क्या लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 2, और इसकी जगह कौन लेगा यहाँ पे, पोटेशियम। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2CH3, वी हैव CH2 और हमें क्या मिलेगा OK। तो एल्कोक्साइड तो बन गया, नाम क्या है इसका, पोटेशियम इथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम इथॉक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। सो गाइस ये था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें हमने एसिडिफिकेशन देखा और रिएक्शन विद एल्कली मेटल देखा गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। सो गाइस अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं HX से तो होता क्या है। सो गाइस जब आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो HX से, HX यहाँ पे जो X है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है। इट मींस वो हैलोजन हो सकते हैं। जैसे आप रिएक्ट कराओगे गाइस, यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्काइल हैलाइड आपको एज अ मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। रिएक्शन कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अल्कोहल लेता हूं, वी हैव R, वी हैव O एंड वी हैव H। क्लियर है गाइस। यहाँ पे R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे आपका मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। तो जैसे ही आप R और H को रिएक्ट कराओगे HX के साथ, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। रिएक्शन में क्या होगा, आपको पता OH का चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहां से पानी बाहर चला जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर जाएगा आपको क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेगा RX। और यहाँ पे जो आपने बॉन्ड ब्रेक किया वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, CO वाला बॉन्ड। जैसे मैं दिखा देता हूं एग्जांपल, वी हैव CH3, ये रहा गाइस हमारे पास CH3, आपने लिया OH, आपने से रिएक्ट कराया सपोज मानिए HCl के साथ। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी आपको पता, बॉन्ड यहां से टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, OH का चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहां से ये वाटर रिमूव हो गया। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको मिला CH3Cl, मतलब एल्काइल हैलाइड आपको एज अ मेन प्रोडक्ट मिला है। अब गाइस ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज मानिए अगर आपके पास अल्कोहल होता 1 डिग्री वाला, या होता 2 डिग्री वाला, या होता 3 डिग्री वाला गाइस, सो रिएक्टिविटी जो होगी, सो गाइस रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विथ HX, अगर उसे हमें डिस्टिंग्विश करना है गाइस, तो हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट। सो गाइस मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर आप अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट कराते हो और अल्कोहल अगर आप लेते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है विद HX के साथ, तो आप क्या यूज करोगे, वहां पे लुकास टेस्ट यूज करेंगे गाइस। सो आई होप आपको इतना समझना आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं और बात करते हैं लुकास टेस्ट। सो गाइस लुकास टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, लुकास टेस्ट हम इसीलिए यूज करते हैं सो टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो गाइस अगर हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होगा तो हम करेंगे लुकास टेस्ट गाइस। प्राइमरी मींस होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी मींस हो गया 2 डिग्री एंड टर्शियरी मींस हो गया 3 डिग्री।
तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक कार्बन होगा और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें वो 2 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इस कार्बन के साथ विद OH। सो गाइस अगर आप इस OH को देखते हैं, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करूंगा या रिप्लेस करूंगा विद 1 एल्काइल ग्रुप, तो मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी। वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव CH3 C CH3 एंड OH विद 1 हाइड्रोजन। सो गाइस अगर आप इस OH को देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मुझे टर्शियरी बनाना है तो मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूंगा एल्काइल ग्रुप से। सो टर्शियरी मुझे कैसा मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH3C CH3 CH3 एंड OH। तो गाइस अगर आप इस OH को आप देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 जगह से प्रोटेक्ट है या 3 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये कहलाएगा टर्शियरी अल्कोहल गाइस। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा लुकास टेस्ट में अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप करेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 with concentrated HCl with concentrated HCl। गाइस ये जो रिएजेंट हमने यूज किया, इस रिएजेंट को हम लोग यहां पे कहते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट इन्हें कहा जाता है। रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोसेस करेंगे आप, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। सपोज मानिए आपके पास कोई अल्कोहल है, आइदर वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, अटैच विद OH ग्रुप। जैसे ही आप इसे रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता OH का चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहां से ये वाला OH इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को ले जाएगा वाटर की फॉर्म में, और आपके पास क्या बचेगा, ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा। तो अगर आप ढंग से देख रहे होंगे तो ये एक हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रहा है, जिसमें ये OH ग्रुप रिमूव हो रहा है और ये क्लोरीन इसकी क्या ले रहा है, यहाँ पे जगह ले रहा है, विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं गाइस, जिसमें OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl, और यहाँ पे Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी गाइस, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है लुकास टेस्ट में, एल्काइल हैलाइड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम मूव करेंगे लुकास टेस्ट की तरफ। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, जैसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl। रिएक्शन कैसे होगी, आप 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे लुकास रिएजेंट के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो चलिए गाइस मूव करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। तो गाइस रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन। सो वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल, 3 degree alcohol, when this 3 degree alcohol or tertiary alcohol react with concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन वही होगी, OH यहां से रिप्लेस होगा गाइस इस H के साथ, तो यहां पे वाटर रिमूव हुआ एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, CH3C, वी हैव CH3, वी हैव CH3 एंड वी हैव Cl। तो गाइस यहां पे जो ये एल्काइल हैलाइड बना, जिसे हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन बहुत तेज होती है गाइस। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएटली क्या करता है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है गाइस, यहां पे टर्बिडिटी फॉर्म होने लग जाती है, टर्बिडिटी अपीयर्स होने लग जाती है और बहुत जल्दी अपीयर होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है गाइस। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टर्शियरी अल्कोहल को लुकास टेस्ट करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड बहुत इमीडिएटली बनेगा, बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी गाइस, और टर्बिडिटी यहां पे अपीयर होगी। टर्बिडिटी का मतलब यहां पे क्या है, आप जब टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो ये वाटर जैसा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस तो इसमें क्लाउडीनेस आने लग जाएगी और टर्बिडिटी, व्हाइटनेस आने लग जाएगी गाइस। तो ये है 3 डिग्री का। चलिए मूव करते हैं, सेकंड डिग्री का देखते हैं। तो सपोज मानिए अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरीके से होगा, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करता हूं या
रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 गाइस। तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये वाला OH और ये वाला H यहां से रिप्लेस होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl से, और Cl यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बनेगा क्या? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। गाइस यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाएंगे गाइस, तो अराउंड यहाँ पे 3 to 5 मिनट के बाद, 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा गाइस? टर्बिडिटी अपीयर होगी। 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा? टर्बिडिटी अपीयर होगी। अगर थोड़ा समय लेने के बाद टर्बिडिटी अपीयर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो क्या है? सेकेंडरी है। एक और बात, अगर आपका टर्बिडिटी बहुत जल्दी आया तो आप समझ जाइएगा कि अल्कोहल कैसा वाला आपके पास? टर्शियरी है। अगर आपके पास टर्बिडिटी जो है 3 to 5 मिनट के बाद आता है गाइस, तो आप समझ जाइएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है? सेकेंडरी वाला है। चलिए मूव करते हैं, फर्स्ट डिग्री वाला देखते हैं। सो अगर मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरीके से होगा, CH3 वी हैव C H H and OH। सो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का करता हूं लुकास टेस्ट कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पे गाइस दो केस बनेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां पे केस क्या बनेगा? केस कुछ ऐसा बनेगा कि गाइस अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर में, तो गाइस ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कोई टर्बिडिटी यहां पे अपीयर नहीं होगी। लेकिन आपने अगर ये रिएक्शन थोड़ा हीट करा, ऑन हीटिंग पे किया, थोड़ा हीट करना स्टार्ट किया, थोड़ा हीट किया, तो आपको दिखेगा कि अराउंड 30 मिनट के बाद, 25 to 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखने लग जाएगी, टर्बिडिटी अपीयर होने लग जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि अगर 25 to 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी अपीयर हो रही है, इट मींस आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है? 1 डिग्री है। वो कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल है गाइस। तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट। कैसे किया? टर्शियरी अल्कोहल का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो बहुत इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर करता है और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी वाले का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो वो 3 to 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपीयर करता है गाइस, और 1 डिग्री वाला सिर्फ ऑन हीटिंग 25 to 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपीयर करेगा, नहीं तो वो रिएक्शन को शो ही नहीं करेगा गाइस। तो इस तरीके से आपने लुकास टेस्ट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को क्या किया? डिस्टिंग्विश किया। लेकिन गाइस कुछ नोट हमें याद रखना है। नोट ये है गाइस कि अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास टेस्ट, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? 3 डिग्री वाले की गाइस, फिर किसकी है? 2 डिग्री वाले की है, फिर किसकी है? 1 डिग्री वाले की है। तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री गाइस। या तो आप ऐसा बोलिए, या आप ये कह सकते हैं गाइस कि 3 डिग्री वाले में क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और आपने पढ़ा है अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। सो गाइस आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसमें है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी? 3 डिग्री में। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कार्बोकैटायन की उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, 3 डिग्री वाला लुकास टेस्ट सबसे जल्दी दिखाएगा। इट मींस 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जब हम उसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस। सो आई होप गाइस आपको पहला टेस्ट समझ में आ गया होगा जिसे हम लोग कहते हैं लुकास टेस्ट। बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। सो गाइस डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। वाटर को क्या करना? रिमूव करना। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और डिहाइड्रेशन से वाटर रिमूव करेंगे, और वाटर रिमूव करने के बाद हमें जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा गाइस वो मिलेगा एल्कीन। एल्कीन हमें यहाँ पे एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। एल्कीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और इस रिएक्शन में गाइस हम लोग एक्चुअल में क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या करेंगे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब गाइस हम लोग बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन करेंगे तो वाटर बाहर होगा, और वाटर बाहर करने के लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी तो चाहिए होगा। तो हम लोग जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे
वो क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे बहुत सारे, जैसे सबसे फेमस है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसे हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन में भी यूज किया था। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड H3PO4, इसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। या हम लोग यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, या फिर V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। सो गाइस ये कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, Al2O3, V2O5 और P2O5 ये सारे के सारे क्या है गाइस, ये सारे के सारे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड से वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। चलिए देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अल्कोहल लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH गाइस, एंड वी हैव OH। ये हमारे पास अल्कोहल है। इस अल्कोहल का जब मैं डिहाइड्रेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर होता है 443 केल्विन। रिएक्शन कैसे होगी, मैंने कहा था ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेंगे। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, उसके बगल वाला क्या है, बीटा। तो अल्फा और बीटा से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ये वाटर रिमूव होगा ये अपना बॉन्ड कहां दे देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन की यहां पे क्या हो जाएगी गाइस, फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहां पे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्कोहल से एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं बाय डिहाइड्रेशन। अब चलते हैं गाइस एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म, तो आपको पता है हमने यहां पे लिया है एसिड। तो सबसे पहले एसिड क्या होगा, ब्रेक होगा। H2SO4 को जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता है H2SO4 आपको क्या देगा, H पॉजिटिव, एसिडिक नेचर है तो प्रोटॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। एंड हमें क्या मिलेगा, HSO4 नेगेटिव गाइस। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है गाइस डिहाइड्रेशन का, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटोनेशन कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कोई अल्कोहल CH3, CH2, वी हैव O एंड वी हैव H। अगर मैं इस अल्कोहल को देखता हूं तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। सही कह रहा हूं, इसका मुझे प्रोटोनेशन करना है। तो आपको पता है यहां पे जो हाइड्रोजन है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और प्रोटोनेशन करेगा। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH2, हमें मिलेगा ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनस्टेबल। क्या कहलाता है, अनस्टेबल। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने किया प्रोटोनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ा, प्रोटॉन को ऐड किया। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप का क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये कैसे होगा गाइस, बात करते हैं इस अनस्टेबल प्रोडक्ट की। तो ये रहा हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनस्टेबल है गाइस, तो ये क्या करेगा, टूटेगा। कहां से टूटेगा, ये वाटर को यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ही वाटर ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, इस कार्बन के पास। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर जैसे रिमूव होगा आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा CH2 और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कार्बोकेटायन। क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन। और आपको पता है जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है उस स्टेप को हम लोग कहते हैं स्लो स्टेप। क्या कहते हैं, स्लो स्टेप, या फिर हम उसे कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। क्या होता है, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं गाइस। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस में भी पॉसिबल होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें लेस स्टेबल से मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट मिले, या फिर माइनर प्रोडक्ट से हमें क्या मिले, मेजर प्रोडक्ट मिले। तो गाइस जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा लेस स्टेबल से किसकी तरफ जाए, मोर स्टेबल की तरफ। और हमें हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वो हमें क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो गाइस यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है।
अब आपको एक और चीज पता है जहां पे भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वहां पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, जो हम कर रहे हैं टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। इट मींस आपका 3 डिग्री वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री। मतलब यहाँ पे 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। चलिए मूव करते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन को रिमूव करना। अब कैसे करेंगे? ये जो कार्बोकेटाइन आपको यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ पे लाइए। मैंने लिखा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, वी हैव CH2 और इसके पास है कार्बोकेटाइन। ठीक है गाइस, अब ये क्या करेगा? गौर से देखना, यहाँ से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा? H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर होगा। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इस कार्बन ने ले लिया। तो इस कार्बन पे कौन सा चल जाएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बीच में किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एल्कीन की। तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से क्या होता है? एल्कीन की फॉर्मेशन होती है गाइस। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को बाहर करना। किससे बाहर करेंगे? अल्कोहल से करेंगे। तो जब अल्कोहल से वाटर को हम रिमूव करेंगे, उसका डिहाइड्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब मैंने कहा अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये सारे के सारे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं और वाटर को रिमूव करते हैं किसी भी कंपाउंड से। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल थी। आपने अल्कोहल लिया, उसने अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेंपरेचर था 443 केल्विन और एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। मैकेनिज्म कैसा चला? मैकेनिज्म बड़ा सिंपल था। सबसे पहले प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और तीसरा क्या था? डीप्रोटोनेशन। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेप कहलाता है स्लो स्टेप। वो स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस में भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी भी कंपाउंड को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मोर स्टेबल होगा वो हमेशा हमें क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा, जैसे 3 डिग्री में आपका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। सो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। और मुझे इसे रिएक्ट कराना है और डिहाइड्रेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। टेंपरेचर होगा 443 केल्विन। सो गाइस मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बात करते हैं इसकी। सो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या था? मैकेनिज्म का पहला स्टेप था कि आप अपने एसिड को तोड़ो। तो ये रहा हमारा एसिड H2SO4। इसको अगर आप तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो आपको पता है एसिड आपको हमेशा क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा और बाहर क्या हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव। स्टेप 1 में हमने क्या किया था? स्टेप 1 में हम लोगों ने किया था प्रोटोनेशन। क्या किया था? प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना प्रोटोनेशन कहलाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो गैस किस तरीके से होगा? बड़ा सिंपल तरीका है। तो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। सो गैस अगर मैं इसका करता हूं प्रोटोनेशन, तो किस तरीके से होगा? आपको पता है ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और प्रोटोनेशन कर देगा। कुछ इस तरीके से होगा। वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 और हमारे पास बचा यहाँ पे ऑक्सीजन, जिसके पास आएंगे 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से जुड़ेंगे और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो आपको पता है जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेस स्टेबल। तो इस तरीके से हमने क्या किया? प्रोटोनेशन किया। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, और सेकंड स्टेप का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनना चाहिए यहाँ पे। कैसे करेंगे? पकड़िए इस लेस स्टेबल कंपाउंड को। वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2,
वी हैव CH2 और हमारे पास है ये ऑक्सीजन जिसके पास है 2 हाइड्रोजन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये लेस स्टेबल कंपाउंड है तो ये क्या करेगा गाइस, यहां से ये वाटर रिमूव करेगा। जैसे ही वाटर रिमूव करेगा इस CH2 के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH2, हमें मिलेगा CH2, हमें मिलेगा CH2 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या हुआ, बाहर हुआ आपका वाटर, ठीक है। ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। और आपको पता है जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो वो स्टेप कहलाता है स्लो स्टेप, वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और कार्बोकेटायन का मतलब है रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल हो सकता है गाइस। अब गाइस इसको देखते हैं तो यहाँ पे जहां पे कार्बोकेटायन बचा है, बना है, ये कार्बन से एक जगह से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये है 1 डिग्री वाला गाइस। क्या है, 1 डिग्री वाला। लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के यहां ले आता हूं तो ये बन जाएगा 2 डिग्री। मतलब हम जानते हैं कि अभी ये जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या है, 1 डिग्री है। मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल है गाइस। क्या है, लेस स्टेबल है। तो गाइस अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के इस कार्बन के ऊपर ले आता हूं तो ये बन जाएगा 2 डिग्री और 2 डिग्री क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो रीअरेंजमेंट हम क्यों करते हैं गाइस, रीअरेंजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लेस स्टेबल से कहां जाए, मोर स्टेबल की तरफ जाए, या फिर माइनर प्रोडक्ट से कहां जाए, मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाए। तो गाइस यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। अब मैंने आपको बताया रीअरेंजमेंट जो होता है गाइस वो 2 तरीके से होता है। एक होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, एक होता है 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। हम लोग यहां पे करेंगे 1 to हाइड्राइड। 1 to हाइड्राइड कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल है। यहां देखिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो है कार्बन नंबर 1, उसके बगल वाला है कार्बन नंबर 2 और उसके पास कोई मिथाइल ग्रुप तो है नहीं, सिर्फ कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन है। तो हम इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करेंगे, इस हाइड्रोजन का मतलब हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे। और हाइड्राइड में हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो किस तरीके से चलेगा, यहां से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, कैसे जाएगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होकर इस वाले कार्बन पे आएगा। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मिलकर तो न्यूट्रलाइज हो गए और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये केस कुछ ऐसा बन जाएगा, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH, इसके ऊपर आ गया कार्बोकेटायन और ये बन गया गाइस CH3। सो अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो ये 2 जगह से प्रोटेक्ट है, मतलब ये 2 डिग्री है और ये वाला था लेस स्टेबल, ये क्या बन गया हमारा, मोर स्टेबल। तो गाइस हम लोग रीअरेंजमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम लेस स्टेबल से कहा जाए मोर स्टेबल। रीअरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकता है। हमने यहाँ पे कौन सा किया, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन को शिफ्ट किया और कार्बोकेटायन कहां ले आया, 2nd डिग्री वाले पे गाइस। ऐसे दूसरा होता है 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, जिसमें हम मिथाइल की शिफ्टिंग करते हैं। अब गाइस ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम लोग मूव करेंगे स्टेप 3 की, और स्टेप 3 का मतलब था डीप्रोटोनेशन। क्या था, डीप्रोटोनेशन। और जब डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन को बाहर करना, तो कैसे करेंगे, इस कंपाउंड को पकड़िए, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड वी हैव CH3। तो गाइस यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने कहा डीप्रोटोनेशन करना है, तो गाइस यहां पे 2 कंडीशन बन रही है, या तो मैं डीप्रोटोनेशन करता हूं इस वाले कार्बन से या मैं करता हूं इस वाले कार्बन से। तो सपोज मानिए अगर मैं इस वाले कार्बन से करता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को यहां से बाहर करता हूं, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ये केस कुछ ऐसा बन जाएगा, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा CH2 के साथ, एल्कीन की फॉर्मेशन यहां होगी। लेकिन अगर मैं पकड़ता हूं इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को, तो अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये यहां पे एल्कीन कुछ इस तरीके से बनेगा, वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव डबल बॉन्ड CH एंड वी हैव CH3 गाइस। तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो गाइस आप चेक करोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, आप देखेंगे ये सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट से प्रोटेक्ट है। यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चेक करता हूं तो इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो किसने कहा था, सेटजेफ ने कहा था। किसने कहा था गाइस, सेटजेफ ने कहा था कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उतना ज्यादा वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और जितना ज्यादा वो मोर स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो आपको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा गाइस। तो गाइस जब इस तरह का केस आता है तो आप हमेशा क्या पकड़ोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ोगे। देखिए ये ज्यादा एल्काइलेटेड ग्रुप से प्रोटेक्ट है या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इसके पास जुड़े हैं, तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उतना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। किसने कहा था, सेटजेफ ने कहा था गाइस। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए बात करते हैं ये जो मेन प्रोडक्ट बना, ये जो मेजर प्रोडक्ट बना, इसको हम खोल के किस तरीके से और क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं गाइस। सो हमें यहाँ पे जो अभी मेजर प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरीके से था, CH3, we have CH डबल बॉन्ड CH CH3। सो गाइस इसको मैं 2 स्ट्रक्चर की फॉर्म में और तोड़ सकता हूं या ब्रेक कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस और ट्रांस में। कैसे कर सकते हैं इसका सिस और ट्रांस, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगाया। अब आपको पता है जब 2 ग्रुप आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं सिस। क्या कहते हैं गाइस, सिस।
और इसका ट्रांस कैसे बनेगा, ऑपोजिट जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन अगर मैं यहां लगाता हूं, एक हाइड्रोजन मैंने इसके ऑपोजिट में जोड़ दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहां है तो एक इसके ऑपोजिट में जोड़ दिया मिथाइल, तो ऑपोजिट में जोड़ने का मतलब होता है ट्रांस। तो गाइस अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है या फिर ट्रांस वाला, या फिर सिस वाला मेजर प्रोडक्ट देगा या ट्रांस वाला, तो आप हमेशा मूव करेंगे ट्रांस की तरफ। ट्रांस वाला हमेशा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और याद रखिएगा मोर स्टेबल होने की वजह से ये आपको हमेशा क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों गाइस, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो ग्रुप्स है वो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड होने की वजह से इसमें रिपल्जन सबसे कम होगा। रिपल्जन जितना कम उतना स्टेबल आपका कंपाउंड, जितना स्टेबल आपका कंपाउंड उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन सिस के केस में क्या होता है, अगल बगल होते हैं, अगल बगल होने की वजह से इसकी इसमें जो रिपल्जन होता है वो क्या होता है, ज्यादा, और रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से ये क्या कहलाता है, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने की वजह से आपको क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट देगा गाइस। तो ट्रांस वाला आपको हमेशा क्या देता है, मेजर प्रोडक्ट देता है, क्योंकि वहां पे रिपल्जन क्या होता है, सबसे कम। चलिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 डिग्री वाला अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव CH3, we have CH3 and we have OH, and 2 degree वाला भी है, we have CH3, we have OH and we have CH3, CH2OH। तो गाइस अगर आप इन तीनों को देखते हैं तो ये रहा 3 डिग्री वाला अल्कोहल, ये रहा 2 डिग्री वाला अल्कोहल, और ये रहा 1 डिग्री वाला अल्कोहल। और अगर मैं बात करता हूं इसकी डिहाइड्रेशन की, मैंने आपसे पूछा कि बताइए इन तीनों में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने आपको बताया था जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितना स्टेबल ये होगा उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स, उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन किसकी, 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो गाइस ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सो गाइस अगर मैं ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं तो ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। तो गाइस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला हमारे पास आता है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर H2CrO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये कैसे बनता है, ये जब हम वाटर को रिएक्ट कराते हैं CrO3 से गाइस, तो हमें मिलता है H2CrO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो गाइस ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन के लिए। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली में अल्कोहल का कैसे होता है गाइस। सो अगर मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरीके से, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH। सो गाइस अगर मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है, CH3CHO, मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब मुझे मिलेगा CH3COOH। सो गाइस 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे पहले एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पे अगर मैं लेता हूं 2 डिग्री वाला अल्कोहल, कुछ इस तरीके से, वी हैव CH3, वी हैव CH3 एंड वी हैव OH। तो अगर मैं लेता हूं 2 डिग्री वाला अल्कोहल, और 2 डिग्री वाले अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं गाइस, तो मुझे यहां पे मिलता है कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन, कुछ इस तरीके से, वी हैव CH3 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो गाइस 2 डिग्री वाला अल्कोहल हमें क्या देता है, कीटोन देता है। वहीं पे अगर मैं 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेता हूं, CH3, वी हैव CH3 एंड OH। सो गाइस अगर मैं 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेता हूं और उसका ऑक्सीडेशन करता हूं, तो 3 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब यहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी कंपाउंड से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हो, क्या जुड़े हो, अगर किसी कंपाउंड के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, जिनका +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है, या फिर ये +I ग्रुप वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपाउंड से मिथाइल ग्रुप ज्यादा जुड़ा हुआ है, या फिर इथाइल जुड़ा है, या फिर प्रोपाइल जुड़ा है, या फिर जुड़ा है मिथॉक्सी, या फिर जुड़ा है इथॉक्सी।
तो गाइस ये जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इन सब का होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये होते हैं प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले। तो ये वाले ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे उतना कम हमारा क्या होता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है गाइस, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब जितना ज्यादा ये वाले ग्रुप जुड़े होंगे उतना कम हमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। जैसे अगर आप 1 डिग्री वाले एल्कोहल को देखते हैं तो उसमें प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम जुड़े हैं, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन देखिए 2 स्टेप में जाता है, पहले एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलेट। वहीं पर अगर आप 2 डिग्री वाले एल्कोहल को देखते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हैं, जिसकी वजह से उसका जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में जाता है और कीटोन में खत्म हो जाता है। वहीं पर अगर मैं 3 डिग्री वाले एल्कोहल को देखूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा जुड़े हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाती, मतलब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाता है गाइस। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और एक्चुअल में रिएक्शन देखते हैं। तो गाइस अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 डिग्री वाला अल्कोहल, लाइक कुछ इस तरीके से CH3, we have CH, we have CH2, we have OH। सो गाइस अगर मेरे पास है 1 डिग्री वाला अल्कोहल, उसका मैं करता हूं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे गाइस इस ऑक्सीजन के साथ और वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। और इस एल्डिहाइड का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये वाला ऑक्सीजन सिंपल यहां जाके बैठ जाएगा और हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH गाइस। तो ये था 1 डिग्री वाला अल्कोहल। जब 1 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पे अगर मैं 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेता हूं कुछ इस तरीके से CH3CH3 एंड वी हैव OH। सो गाइस अगर मैं 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेता हूं तो 2 डिग्री वाले अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और एसिडिक मीडियम, तो रिएक्शन कैसे होगी, यहां देखिए यहां से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा इस ऑक्सीजन के साथ, मतलब वाटर यहां पे रिमूव हुआ। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड CH3। सो गाइस यहां पे क्या होगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहीं पे 3 डिग्री वाला अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था गाइस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो गाइस डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। किसको रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अब गाइस होता क्या है कि जो डिहाइड्रोजिनेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है कॉपर 573 केल्विन में ये टेम्परेचर होता है, हम हीट करते हैं और ये रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो गाइस डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर की प्रेजेंस में होता है, टेम्परेचर होता है 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेल्सियस। हीट करेंगे, ये डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, हाइड्रोजन बाहर करेगा अल्कोहल से। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 डिग्री वाला अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव H एंड वी हैव O एंड वी हैव H गाइस। तो मेरे पास अगर है 1 डिग्री वाला अल्कोहल और 1 डिग्री वाले अल्कोहल का अगर मैं कराता हूं कॉपर 573 केल्विन कराता हूं, तो आपको पता है क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर जाएगा आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिखेगी। CHO एल्डिहाइड की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी अगर आप 1 डिग्री वाले अल्कोहल का क्या कराते हैं, डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं। वहीं पे अगर मैं 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेता हूं, लाइक कुछ इस तरीके से वी हैव CH3, वी हैव C, वी हैव H, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव H। अगर आप 2 डिग्री वाले अल्कोहल का क्या कराते हो, कॉपर 573 कराते हो गाइस, डिहाइड्रोजिनेशन कराते हो, तो आपको पता है हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा ये क्या करेगा, कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। किसकी, कीटोन की फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगी गाइस। तो 1 डिग्री वाला आपको क्या देगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री वाला अल्कोहल आपको क्या देगा, कीटोन देगा गाइस। वहीं पे अगर मैं 3 डिग्री वाले अल्कोहल की बात करूं, 3 डिग्री वाला CH3, वी हैव C, वी हैव CH3, वी हैव CH3 एंड वी हैव OH गाइस। सो अगर मैं 3 डिग्री वाले अल्कोहल की बात करता हूं और उसका करता हूं कॉपर 573 गाइस, तो यहां पे क्या होगा गाइस, जैसे मैं 3 डिग्री वाला अल्कोहल लूंगा, आपने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि 3 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। वहीं पे अगर ये 3 डिग्री वाले का हम लोग क्या कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, तो ये फॉलो करता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन को। अल्फा बीटा एलिमिनेशन को ये शो करेगा।
और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन की, क्योंकि आपने पढ़ा है जब भी हम एलिमिनेशन लगाते हैं वहां पे हमेशा एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो कैसे करेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो है अल्फा, ये भी है बीटा, ये भी है बीटा, ये भी है बीटा, तो हम इस बीटा को पकड़ लेते हैं। इस बीटा से क्या होगा गाइस, हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा बल्कि यहां से बाहर जाएगा पानी। जैसे ही पानी बाहर जाएगा वाटर बाहर चला गया, वाटर जैसे ही बाहर जाएगा ये अपना बॉन्ड कहां दे देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा एल्कीन, वी हैव CH3, वी हैव C, वी हैव CH3 डबल बॉन्ड विद CH2 गाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, अगर मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूं, मैंने कहा हमें करना था डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन को बाहर करना था। यहाँ पे किससे बाहर करना था, अल्कोहल से। रिएजेंट क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं 573 या फिर 300 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है। तो 1 डिग्री वाला अल्कोहल आपको देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला अल्कोहल आपको देता है कीटोन, लेकिन 3 डिग्री वाला अल्कोहल क्या करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाता है, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाने की वजह से हाइड्रोजन बाहर नहीं करता बल्कि वाटर को यहाँ पे रिमूव करता है और एल्कीन की फॉर्मेशन करता है गाइस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, कॉपर 573 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।